नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने फ्रैक्शन भिन्न के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपके लिए अगला चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, रेशो और प्रोपोर्शन। इसमें ये जो चैप्टर है ये गणित का बेसिक चैप्टर है और अगर आपने ये वाला चैप्टर क्लियर कर लिया तो आप ये समझिएगा कि आपकी 80% मैथ्स तो कवर हो ही चुकी है, क्योंकि जितने भी अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, चाहे वो समय का हो, कार्य का हो, रेलगाड़ी का हो, पानी टंकी वाला सवाल हो या पिता पुत्र की आयु वाला सवाल हो, जितने भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम रेशो और प्रोपोर्शन के मदद से ही हल करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि ये रेशो और प्रोपोर्शन होता क्या है। चलिए, अनुपात समानुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात का अर्थ होता है भाग देना। अनुपात का अर्थ होता है भाग देना या तुलना करना। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यह अनुपात का चिन्ह है, इस चिन्ह से इसे प्रदर्शित किया जाता है। अनुपात कम से कम 2 पदों में प्रयोग होता है। कम से कम कितने पद होने चाहिए? 2 पद होने चाहिए। जैसे A अनुपात B लिख दिया, कम से कम 2 तो चाहिए। किसी एक के लिए किसी एक पद में अनुपात को हम प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। कम से कम अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए 2 पद तो होने ही चाहिए। अगला है अधिकतम कितने भी पदों में अनुपात का प्रयोग किया जा सकता है। कम से कम 2 होने चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, चाहे 10 पद भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अनुपात संख्याओं, वस्तुओं, राशियों, पदों के मध्य निकाला जाता है। अनुपात जो होता है वो या तो 2 संख्याओं का हो सकता है, 2 संख्याओं के बीच में निकाला जा सकता है, 2 वस्तुओं के बीच में निकाला जा सकता है, या कोई भी राशि हो सकती है, कोई 2 पदों के बीच में निकाला जा सकता है, या ज़्यादा पदों के बीच में भी निकाला जा सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब है समानुपात। अभी तक हमने जो पढ़ा वो अनुपात का मतलब था। अब समानुपात को समझते हैं। समानुपात का अर्थ होता है बराबर। समानुपात का अर्थ होता है बराबर, और इसे इस चिन्ह से, जो 2 बार कॉलन लगे हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। समानुपात केवल 4 पदों में प्रयोग होता है। पिछली बार हमने अभी पढ़ा था अनुपात के लिए अधिकतम कोई सीमा नहीं होती है, पर समानुपात जो होता है वो बस 4 पदों के लिए ही सीमित है। इसकी सीमा है, इसकी बाउंडेशन है कि ये 4 पदों में होता है। ये A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये 4 पद हुए। इन 4 पदों में हम समानुपात को शो कर रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ A और B का जो अनुपात है वही अनुपात C और D का भी है। A और B का जो अनुपात है वही अनुपात C और D का भी है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर मैं 1 अनुपात 2 लिखूं तो वही अनुपात मैं 10 अनुपात 20 भी तो लिख सकता हूं। मतलब इन दोनों में जो अनुपात है उसके बाद वाले पदों में भी वही अनुपात है इन दोनों में। आगे बढ़ते हैं। समानुपात के चिन्ह के दोनों ओर के अनुपात समान होते हैं। यही बात मैंने अब आपको बताई है कि ये जो चिन्ह है इसके दोनों ओर जो पद है इसका अनुपात समान होगा। मैं इसको काटूंगा तो भी वापस 1 अनुपात 2 ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपात हमेशा समान मात्रक वाली राशियों का निकालते हैं। समान मात्रक मतलब अगर हम अनुपात निकाल रहे हैं तो मात्रक समान हो जाए। वजन के अनुपात में वजन ही लिख पाएंगे हम, वजन के अनुपात में राशि नहीं लिख सकते ना कि इसका मूल्य क्या है, वो अलग चीज हो गई। मतलब मात्रक समान होना चाहिए, उसकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, उसकी जो इकाई है वो सेम होनी चाहिए। अगर लीटर में हम अनुपात निकाल रहे हैं तो एक अनुपात जो लीटर में है तो उसका अनुपात दूसरे लीटर से ही निकलेगा। अगर किलो में है तो फिर दूसरा अनुपात भी किलोग्राम में निकलेगा। वैसे ही हम एक ही समान मात्रक वाली राशियों में निकाल सकते हैं। अनुपात के पदों में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात का मान अपरिवर्तित
अपरिवर्तित नॉन चेंजिंग रहता है, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। अपरिवर्तित रहने का यह मतलब है कि अनुपात मान लो 2, अभी वाला एग्जांपल वापस ले लेते हैं हम, 1:2 दिया है, इसके दोनों पदों में अगर मैं बराबर संख्या का गुणा कर दूं, 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूं और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये अनुपात चेंज हो गया? अनुपात तो 1:2 ही, फिर से काटे के वो 1:2 ही आ जाएगा। इस लाइन का यही मतलब है, अगर हम समान किसी एक संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते दोनों पदों में, तो भी अनुपात तो समान ही रहता है। आगे पढ़ते हैं। यदि 2 संख्याएं अनुपात में दी हो और प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने या घटाने पर अनुपात दिया हो और अनुपात के पदों में अंतर समान हो, तो ये तो है, तो क्या होता है? अनुपात के पदों में अंतर बराबर जोड़ी या घटाई गई संख्या। इसको हम आगे समझेंगे, पूरा सवाल जब आएगा तो मैं इसको बता दूंगा आपको क्या है इसका मतलब। और अनुपात में मान बराबर होता है संख्या में मान। अनुपात में जो मान होता है वही संख्या में मान बराबर होता है। हम मान लो वास्तविक संख्या कोई 5 है, 2 संख्याएं 5 और 10 है, तो हम अनुपात का जो मान लिखेंगे, इसको काटने के बाद जो आएगा वो आपका अनुपात आ जाएगा 1:2। मतलब अपने यहाँ पे 1 यूनिट जो है अनुपात की वो 5 के बराबर है। वो यही बोलना चाह रहा है, अनुपात का जो मान है 1 यूनिट का, वही संख्या का मान होगा। हम उसको बराबर मान के चलते हैं, तभी हम सेकंड संख्या कोई निकाल पाते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला आपका प्रश्न है, ए और बी का प्रथमानुपाती ज्ञात करना। अब यहाँ पे अनुपात आ गया है, प्रथमानुपात मतलब पहला, इसके जो पहले वाला रेशो है वो ज्ञात करना है। इसमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है, इसमें तृतीयानुपाती ज्ञात करना है और इसमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। ए बी व सी है ये, ए बी व का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। चलिए, प्रथमानुपाती क्या होता है वो समझ लेते हैं। मान लिया प्रथमानुपाती, जो प्रथमानुपाती होता है उसको सोल्व करने का, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करने की विधि नीचे लिखी है। जिस अनुपात को निकालना है उसे x मानते हैं और बीच वाले पद को 2 बार लिखते हैं। जिस अनुपात को, इसमें क्या निकालना है? प्रथमानुपात निकालना है, तो प्रथम अनुपात को हमने x मान लिया। अनुपात हो जाएगा आपके a और फिर इसको समानुपात में लिखेंगे हम, फिर a/b। अगर प्रथमानुपात निकालना तो पहले अपन x लिख देंगे। इसको सोल्व करने में क्या करेंगे? इसके बटे में ये बराबर इसके बटे में ये। समानुपात मतलब बराबर होता है, बताया था समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो ये बराबर का साइन है। तो x/a बराबर a/b। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये a का स्क्वायर हो जाएगा और b बटे में आ जाएगा। तो x इक्वल टू आपके हो जाएगा a²/b। आप किसी भी बुक में देखेंगे तो डायरेक्ट आपको मिलेगा प्रथमानुपाती निकालने के लिए आपको ये सूत्र याद करने की बोल देंगे कि ये होता है प्रथमानुपाती, पर वो आया कहाँ से है वो हमने यहाँ पे सीखा है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। a और b का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तरीका वही रहेगा, a और b का मध्यानुपाती ज्ञात करने का। जो एक बीच में जो संख्या है उसको हम मध्यानुपाती कहते हैं। तो a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। मध्यानुपाती ज्ञात करने का भी वैसा ही तरीका है। इसमें प्रथमानुपाती ज्ञात करना था इसलिए x को पहले लिखा था, इसमें मध्यानुपाती, सेकंड वाले में मध्यानुपाती पूछा है तो हम x को बीच में लिखेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? वही a/x बराबर x/b। ये आपके हो जाएगा x² इक्वल टू ab। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके रूट में, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, रूट में a और b। ये इसका डेरिवेशन है। नेक्स्ट जो आपका है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती है a, b और c का तृतीयानुपाती निकालना है। तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात x।
ये हम करेंगे तो वही तरीका फिर से, a के बटे में b बराबर b बटे x। ये हो जाएगा ax बराबर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बटे a आ जाएगा आपके, x की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर बटे a। जब तृतीयानुपाती निकालना हो तो b स्क्वायर बटे a, मध्यानुपाती निकालना हो तो रूट ab, और प्रथमानुपाती निकालना हो तो a स्क्वायर बटे b। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें a और b का चतुर्थानुपाती दिया है, इसमें चतुर्थानुपाती ये हो a b व c का निकालना है, वहाँ प्रिंट मिस्टेक है। इसको सोल्व करते हैं, a बटे b बराबर c बटे x। ये आपके हो जाएगा ax इक्वल टू बी सी, ax इक्वल टू बी सी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके बी सी अपॉन ए, चतुर्थानुपाती। तो दोस्तों यही है आपका प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। आगे जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हो सकता है कभी भी आपके किसी भी एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ सकते हैं, प्रथमानुपाती निकालिए, चतुर्थानुपाती निकालिए, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले लगा के उनको सोल्व करना रहेगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न है आपका, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा a अनुपात b अनुपात c बराबर 1:4 हो तो abc का अनुपात निकालना है, abc का कंबाइंड रेशो निकालना है। तो क्या दिया है, a अनुपात b का रेशो दिया है 2:3 और b अनुपात c का रेशो दिया है 1:4। आपको निकालना है a b c का रेशो। जब भी इस प्रकार से दो अलग अलग रेशो दिए हो तो जो कॉमन रहता है, जैसे इसमें b कॉमन है, b दोनों में कॉमन है, तो आपको ऐसा कर देना है a अनुपात b अनुपात c, तो इसका रेशो यहां लिख देना है a अनुपात b अनुपात c, तो a और b का रेशो यहां लिख देना है और b और c का रेशो यहां लिख देना है। अब इस एक को इधर बढ़ा देना है और इस 3 को इधर बढ़ा देना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आपका नया रेशो आ जाएगा ABC का। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 3 और ये 12। यही है आपके A अनुपात B अनुपात C। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका इसका ये भी है, 2:3 लिखा, 1:4 लिखा और इसको उल्टा n बना के मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। तो ये 2 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 1 का होगा और 4 में 3 का होगा, तो भी आपके वही रेशो आ जाएगा। और भी बहुत से तरीके हैं, पर आप कुछ तरीके ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a b c का अनुपात निकालना है। सेम वही है, दिया है आपके a b और c का अनुपात पूछा है, दिया है a और b का अनुपात, और एक दिया है b और c का अनुपात दिया है 4:5। सिंपल है, इस 4 को इधर बढ़ा देंगे और इस 3 को इधर बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा सीधा। ये आ जाएगा आपके 8, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपके 15। तो दोस्तों a अनुपात b अनुपात c का रेशो रहेगा आपके उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 1:2 और b अनुपात c बराबर 3:5 तथा c अनुपात d
बराबर 3:8 हो तो ए बी सी और डी का कंबाइंड रेशो आपको निकालना है। चलिए इसको भी हल करते हैं। ए बी सी और डी का कंबाइंड रेशो पूछा है, दिया है इसने ए और बी का 1:2, बी और सी का दिया है इसने 3:5, सी और डी का दिया है इसने रेशो 3:8। अब इस 2 को यहां तक बढ़ाना है, तरीका वही है। इस 3 को उधर बढ़ाना है, इस 5 को इधर बढ़ाना है और इस 3 को वहां तक बढ़ाना है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 हो जाएगा और ये 15 30 और ये 70। दोस्तों देख लेंगे, अगर ये कट रहा है तो काट देंगे और नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। अपन देखेंगे कि ये किसी से भी सभी एक साथ नहीं कट पाएंगे किसी एक संख्या से, इसलिए आपका यही उत्तर हो जाएगा A/B/C/D। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यदि A/7 बराबर B/9 बराबर C/11 हो तो A/B/C क्या होगा? देखो A/7 बराबर B/9 बराबर C/11 हो। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार से मिलता है, बटे में कोई संख्या होती है, इसको हल करने का तरीका भी नीचे लिखा है, समझेंगे इसको पढ़ के अपन। जब भिन्नात्मक रूप बराबर के साथ इस प्रकार दिया हो, भिन्नात्मक रूप दिया है और बराबर के साथ दिया है कि अंश में अल्फाबेट हो, अंश में क्या हो? अल्फाबेट हो, एवं हर में अंक हो, हर में क्या है? अंक हो, तो ऐसी स्थिति में जो हर में लिखा है, जो हर में लिखा हो वही अनुपात होता है। हर में क्या लिखा है? 7 9 और 11, तो आपका अनुपात 7 9 11 ही होगा। चाहे आप इसको गणितीय रूप से हल भी करेंगे, पूरा इसका एलसीएम लेके भी हल करेंगे, बाद में काटने के बाद आपका यही अनुपात आ जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट इसको जो अनुपात बटे में दिया है उसी को अनुपात ले लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात भी समझ में आई होगी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x/13 y/39 और बराबर z/52 हो तो x y और z का अनुपात ज्ञात करना है। सीधा सा है, बटे में है, जो बटे में होता है वही अनुपात होता है। तो 13:39:52 पर अभी आप देखेंगे कि ये कट भी रहा है। अनुपात सबसे छोटी इकाई होती है, जब तक कटे तब तक काटना चाहिए। तो ये 13 से सभी कट जाएगा, तो एक बार 13 कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा और ये 4 बार। तो आपका जो अनुपात आएगा 1:3:4 आएगा। अगला प्रश्न है, यदि A/4 B/7 बराबर C बराबर D/9 हो तो A B C और D का अनुपात निकालना है। तो इसका रेशो हो जाएगा आपके 4:7:1:9, क्योंकि C के बटे में कुछ दिया ही नहीं है और जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 होता है, उसके बटे में 1 होता है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में कि भाई C के बटे में तो कुछ था ही नहीं, हम क्या लेंगे? तो कुछ नहीं होगा तो उसको 1 लेंगे। यही आपका आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई होगी बड़ी अच्छी तरह से। अब और आगे बढ़ते हैं। एक नोट दिया है, यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया हो तो सभी के हरों का एलसीएम लेकर गुणा करने पर सही अनुपात आ जाते हैं। भिन्न के रूप में दिया हो, जैसे इसको हम इससे समझेंगे क्या है। x y और z का अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5।
ये फ्रैक्शन में अनुपात दे रखा है, अपने को सही वाला सीधा सीधा अनुपात जो किसी फ्रैक्शन में नहीं हो और एक संख्या में हो, पूर्ण संख्या में हो, वो निकालना है। इसका एलसीएम आएगा आपके 30 एलसीएम आएगा, क्योंकि 15 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता है। तो 30 का हम सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं। जब मैं इसमें 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 को आधा कर देगा, क्योंकि आधा लिखा है, तो 30 का आधा होता है 15। जब मैं इसमें 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 1/3 है, इसलिए 10 बार कट जाएगा, और ये 5 से 30 को काट देंगे, ये आएगा आपके 6। तो दोस्तों यही आपका अनुपात है, इनका रियल जो अनुपात आएगा वो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 का जो सही अनुपात होगा वो आपके ये होगा 15:10:6। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो ऊपर बात लिखी है इसका मतलब इस प्रश्न से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2a = 3b = 5c हो तो a, b और c का अनुपात निकालना है। 2a 3b और 5c सब आपस में इक्वल है। दोस्तों इसको हल करने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, पर इसको हल करने का सबसे आसान तरीका यह है जिसका नाम है एक ढकाई तरीका। मतलब एक को ढक लो और बाकी 2 का आपस में गुणा कर लो, तो इसका रेशो आ जाएगा। जैसे a का निकालना तो a को ही ढक लो, क्या बचा है 3 और 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई आएगा आपके 15। जब b का निकालना हो तो b को ढक लेंगे और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 10, और जब c का निकालना है तो c को ढक के इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो यह आपका आ गया रेशो। बस देख के ही आंसर लाने वाला। चलिए दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। वही तरीका है इसको भी हल करने का, वही नियम है एक ढकने वाला। तो इसको ढक देंगे हम, 5 और 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, b का निकालने के लिए 4 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, और c का निकालने के लिए 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों a/b/c का रेशो आपके होगा 35:28:20। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि उनके मध्य अंतर 18 हो तो छोटी संख्या बताइए। क्या दिया है? दो संख्याएं दी है, माना a और b है, उनका रेशो दिया है 3:5, और अब दिया है इनका अंतर दिया है, तो छोटी संख्या बतानी। छोटी संख्या जिसका रेशो छोटा है वो संख्या भी छोटी होगी, जिसका रेशो बड़ा है वो संख्या भी बड़ी होगी। अब देखिए अंतर दिया है 18, आप रेशो का अंतर ले लीजिए। रेशो का अंतर आपका आएगा 2। आपके 2 यूनिट्स जो है, रेशो की जो 2 यूनिट्स है वो आपके 18 के बराबर है। तो 2 यूनिट अगर 18 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 1 होगी आपके 9 के बराबर। और अगर 1 9 के बराबर है, पूछा क्या है? छोटी वाली संख्या पूछी है, छोटी संख्या 3, तो 3 में आप 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके आ जाएगा 27। यही आपका आंसर है। छोटी संख्या आपकी होगी 27। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए और सवाल देखते हैं इसके। आपका प्रश्न है, एक शहर में अफसरों और सैनिकों के मध्य अनुपात 3:31 है। 3:31 है, मतलब ऑफिसर है आपके 3, तो जो सैनिक है, सोल्जर्स है, वो आपके होंगे 31। और 22 इसमें दिया है, 3 अफसर और 22 सैनिकों का स्थानांतरण हो गया। तो अब अफसर और सैनिकों का अनुपात 1:13 है। तो प्रारंभ में कुल कितने अफसर थे ये बताना है। अपन मान लेते हैं प्रारंभ में 3x अफसर थे और 31x
सोल्जर्स थे। बोल रहा है 3 अफसर चले गए और 22 सैनिक चले गए, तो अनुपात क्या है? 1:13। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। 13 का इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तो है ही सही। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 39x - 39 इक्वल 31x - 22। 39 में से 31 माइनस कर देंगे, ये माइनस होके आएगा आपके 8x इक्वल हो जाएगा, ये बराबर से जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 39 में से 22 को माइनस कर देंगे तो ये आपके आ जाएगा। देखिए 17 आ रहा है जो 18 से डिविजिबल नहीं है। 18 से डिविजिबल नहीं है 8 से। देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये 22 नहीं होगा, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको आप 23 कर लीजिएगा। जब हम 23 करेंगे तो यहाँ पे भी 23 हो जाएगा, यहाँ पे भी 23 हो जाएगा, और जब हम 39 में से 23 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। ये आपके x की वैल्यू आई है। अब पूछा क्या था? कुल कितने अफसर थे? कुल कितने अफसर थे? अफसर थे 3, तो 3x की वैल्यू आपकी हो जाएगी। अफसर जो है, अफसर आपके हो जाएंगे 3 × 2 = 6। ये आपका आंसर है। मतलब प्रारंभ में 6 अफसर थे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब और आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तकालय में हिंदी, अंग्रेजी और गणित की पुस्तकें क्रमशः 3:4:2 के अनुपात में है। यदि पुस्तकालय में कुल 180 पुस्तकें हैं तो सभी प्रकार की पुस्तकों की संख्या बताइए। चलिए, सबसे पहले नाम दिया है इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित की पुस्तकें हैं। रेशो दिया है 3:4:2। सबका योग दिया है, तो अब अनुपात का योग कौन? अब देखिए, जब अनुपात जो दिया है, जब 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपके 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू आपकी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी होगी, इसमें डिवाइड दे देंगे, आएगा 20। बस हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की कितनी होगी? और 2 यूनिट की कितनी होगी? निकाल लेते हैं। हिंदी की 60 है पुस्तकें, और इंग्लिश की 80 पुस्तकें होंगी, और मैथ्स की जो है 40 पुस्तकें होगी। यही आपके आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब और आगे बढ़ते हैं। एक धातु में तांबा और पीतल 3:11 के अनुपात में है। यदि उस धातु में पीतल की मात्रा तांबे से 560 ग्राम अधिक हो तो उस धातु में कितना तांबा है? चलिए इसको सोल्व करते हैं। दिया है तांबा और पीतल। तांबा और पीतल का रेशो दिया है 3:11, और इसमें यह दिया है कि पीतल जो है वो तांबे से 560 ग्राम ज़्यादा है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस आया आपके 8 यूनिट्स। 8 यूनिट जो है वो आपके बराबर है 560 ग्राम के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 1 यूनिट आपके बराबर होगी, इसमें इसका भाग दे देते हैं, 560 में 8 का भाग दे देते हैं, तो आपके आएगा 70। अब जो 1 यूनिट आपकी 70 आई है, पूछा क्या है? तो कितना तांबा है? तांबा पूछा है। तांबे की जो आपके यूनिट है वो कितनी है? 3 है।
तो आप 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 का 210 ग्राम, 210 ग्राम तांबा है, तांबा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 240 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं बताओ। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात इसने दिया है। मान लिया पहली संख्या a है और दूसरी b है। अनुपात दिया है 2:3। और यदि दोनों संख्याओं में ये अनुपात दिया है, अनुपात में हम किसी संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं, हम किसी संख्या में ही दूसरी संख्या को जोड़ सकते हैं। यदि उस वास्तविक संख्या जो है उसमें 240 जोड़ा जाए तो रेशो आपके हो जाएगा 4:5। आप देखेंगे कि यहां पे हम इसका डिफरेंस कितना है 2 और इसका डिफरेंस कितना है 2। यह दोनों डिफरेंस 2 है। इसका सीधा सा मतलब यह है 2 यूनिट की वैल्यू आपके दी है 240। 2 यूनिट 240 है। 1 यूनिट होगी आपके 120। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछा था संख्या का क्या है। 2 यूनिट की का मान तो अपने पास पहले से ही था, तो पहली संख्या जो होगी वो आपकी 240 ही होगी। और दूसरी संख्या 3 यूनिट का मान क्या होगा, 3 यूनिट का मान होगा 120 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके 360। पहली संख्या होगी 240 और दूसरी संख्या होगी 360। उम्मीद करता हूं आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आज के आखिरी सवाल पे आते हैं। 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 80 जोड़ दिया जाए तो ये 3:4:6 के अनुपात में हो जाती है। तो तीनों संख्याएं बताओ। चलिए पहली संख्या मान लेते हैं a है, दूसरी b है और तीसरी c है। अब इनका रेशो दिया है 2:3:5। और जब इन संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में 80 को जोड़ देते हैं तो रेशो आपका हो जाता है 3, 4 और 6 का। आप देखेंगे 2 से भी एक बड़ा है, 3 से भी एक बड़ा है और 4 से भी ये रेशो जो बड़ा है, जितनी वृद्धि हुई है वो 1 की हुई है। 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया और 5 से 6 हो गया। इसका सीधा सा ये मतलब है कि रेशो की जो 1 यूनिट है वो आपकी 80 है। अब तीनों संख्याएं निकालनी है। 1 यूनिट 80 है तो संख्या क्या होगी, 2 क्या होगा 160, 3 क्या होगा 240 और 5 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 400। उम्मीद करता हूं आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि पहली जो संख्या है वो 160, दूसरी संख्या 240 और तीसरी संख्या 400 होगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम यहीं पे विराम लेते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बाकी हैं जो हम आने वाली क्लासों में उनको पूरा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।